हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को फिजिक्स में हम आगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताएंगे। तो पिछले टर्म पे हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताए थे। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है उसके बारे में फिर से देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? किसी भी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसके अंदर दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है, पहले आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, ये आपका एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर क्यू आवेश रखा है। अब इस क्यू आवेश के चारों तरफ मान लेते हैं ये इतना क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर हम अगर दूसरा आवेश लाते हैं तो वो आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो इस आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसके अंदर दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, पहले वाले आवेश यानी इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? स्पेस अराउंड एनी चार्ज बॉडी इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज, जिस चार्ज के हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं, उस चार्ज को हम सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। अब इसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? ये इतना रीजन ऐसा है जिसके अंदर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट का हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो मान लेते हैं एक पॉइंट, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए इस पॉइंट पर एक हम चार्ज बॉडी को लाके रखेंगे और वो चार्ज बॉडी हमने पिछले टर्म में बताया था उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। यानी इस एक्स पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज को लाके रखेंगे जिसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चार्ज को रखने पर अभी हमने बताया था किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां पर दूसरा चार्ज बॉडी फोर्स का एक्सपीरियंस करे। तो यहां पर इस चार्ज को लाके रखने पर इसके ऊपर फोर्स लगेगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। इन दोनों को अगर हम पॉजिटिव सपोज कर ले रहे हैं तो फोर्स आपका रिपल्सिव होगा और उसका डायरेक्शन इधर होगा। तो हम इस चार्ज बॉडी को यहां पे रखने पर हम मान लेते हैं ये एफ फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स और इस चार्ज का जो रेशियो होता है, रेशियो मतलब एफ अपॉन क्यू नॉट, यही इस पॉइंट का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और ये सदिश राशि होती है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके ऊपर एरो लगाएंगे और इसके ऊपर एरो लगाएंगे। अब ये वेक्टर फॉर्म में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नोटेशन हो गया। तो हम वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन को अगर समझते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज बॉडी रखा जा रहा है उस पर लगने वाले फोर्स, उसके थ्रू एक्सपीरियंस किए जाने वाले फोर्स और उस चार्ज का जो रेशियो होता है वही उस पॉइंट का स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
अब हम आते हैं वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खींची गई एक काल्पनिक या सरल रेखा होती है जो जिसके किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, वैद्युत बल रेखा होती हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई काल्पनिक अथवा सरल रेखा होती हैं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इमेजिनरी और स्ट्रेट लाइन drawn inside electric field in which tangent drawn at any point represent direction of electric field। वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। Imaginary line drawn inside electric field at which tangent drawn at any point represent direction of electric field at that point is known as electric field line। अब मान लेते हैं ये आपकी इस फील्ड के अंदर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट पर एक पॉइंट हमने बी ले लिया और इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रा कर दिए। तो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इसके बाद इस पॉइंट पर अगर एक हम एरिया ले लें, उसके चारों तरफ हम एक एकांक क्षेत्रफल को ले लें, तो उस एकांक क्षेत्रफल के लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखा होती क्या है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है और उस बिंदु के चारों तरफ एकांक क्षेत्रफल के लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए इमेजिनरी लाइन drawn inside electric field in which at any point या फिर इसको फिर से समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन drawn inside electric field at which any point any point tangent drawn represents the direction of electric field and unit area drawn at that point perpendicular electric field line number of perpendicular electric field line represents the intensity of electric field। अब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है एक एक करके देखते हैं। अगर हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात कर लें, ये आपका एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो इस सिंगल पॉइंट चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो इस पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी, यानी इस पॉइंट से शुरुआत होंगी और ये इनफाइनाइट पर जाके एंड होगी। यानी किसी भी यूनिट सिंगल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से जो वैद्युत बल रेखा निकलती हैं वो उस पॉइंट से शुरुआत होती हैं और उनका अंत अनंत पर होता है। यानी
सिंगल पॉइंट चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं निकलना शुरू करती हैं और वो अनंत पे जाके खत्म होती हैं। सेम इसी तरह से अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो विद एनी सिंगल पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट एंड एंड एट इंफिनिटी। और अगर इसी पे हम निगेटिव सिंगल चार्ज ले लें तो यहां पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इंफिनिटी से आएंगी और इस पॉइंट पर आके एंड होंगी, यानी इनका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। और अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज का पेयर ले लें, यानी हम सपोज कर लें ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, पास पास रखा है, तो ऐसे केस में इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाएं चलना शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाएंगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होंगी, इधर से इधर को जाएंगी, इधर से इधर को जाएंगी, ये ऐसे चलता रहेगा और वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से होती है। ये इधर से ऐसे निकल जाएंगी, इधर से ऐसे निकल जाएंगी और ये इधर से आके यहां पे एंड हो जाएंगी। अब इसके बाद अगर कहीं पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, यानी वैद्युत बल रेखाएं घनी होंगी, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो वहां पे वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी। यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करता है। वैद्युत बल रेखाओं के पास पास होने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और वैद्युत बल रेखाओं के दूर दूर होने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो वैद्युत बल रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इसका आपसे रीजन पूछा जाए तो क्यों नहीं करती हैं, जैसे मानते हैं कि अगर दो वैद्युत बल रेखाएं ये मान लेते हैं इस तरह से एक दूसरे को कट कर दी, इस पॉइंट पर कट कर दी, तो होगा क्या, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ऐसे जाएगा और दूसरा टेंजेंट ऐसे जाएगा। इस टेंजेंट का डायरेक्शन ये है, इस टेंजेंट का डायरेक्शन ये है, तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं तो इस पॉइंट पर वैद्युत बल रेखा की दो दिशा हो जाएगी। जबकि अभी हमने बताया था किसी सिंगल पॉइंट पर वैद्युत बल रेखा की केवल एक ही दिशा होती है, दो दिशा पॉसिबल नहीं है। तो अगर दो दिशा पॉसिबल नहीं है तो दो वैद्युत बल रेखा दूसरे को कट भी नहीं करेंगी। तो इसका यही रीजन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं दूसरे को कट क्यों नहीं करती हैं, तो आप बताएंगे कि अगर दो वैद्युत बल रेखाएं दूसरे को कट करेंगी तो उस पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी और दोनों स्पर्श रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी, दो दिशा को निरूपित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी क्षेत्रफल से उस क्षेत्रफल के लंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पॉइंट पर वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। या हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत परपेंडिकुलर एक हमने ये सरफेस रख दिया। तो इस सरफेस को अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर लंबवत रखते हैं तो उस सरफेस से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, लंबवत गुजरेंगी, वही वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या होता है, उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होता है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई इक्वल टू होता क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई और जो पृष्ठ क्षेत्रफल है यानी एस, एरिया को एस से रिप्रेजेंट करें या ए से रिप्रेजेंट करें। अगर इस एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट कर दें तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए इस सरफेस से बद्ध फ्लक्स होगा। तो हम फ्लक्स की परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि किसी पृष्ठ के लंबवत
उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल के गुणनफल के इक्वल होता है। बस ये है पृष्ठ उस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। तो किसी पृष्ठ से बद्ध जो फ्लक्स होता है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है? पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, ई का मान ज्यादा होगा तो फाई का मान ज्यादा होगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, और अगला अभी हमने परिभाषा में बोला था कि जो पृष्ठ है वो वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए, और अगर किसी कोण पर हो जाएगा 90 के अलावा तो फ्लक्स का मान बदल जाएगा। यानी फ्लक्स का मान क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ किस तरह से रखा गया है, यानी उसके अभिविन्यास या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिएंटेशन, उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। अब अगला टॉपिक है जो हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया, तो गॉस का प्रमेय, जिसको हम गॉस थ्योरम या गॉस लॉ भी बोलते हैं। तो अगला टॉपिक है गॉस का नियम, जिसको हम गॉस लॉ बोलते हैं। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है क्या? किसी भी बद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या फिर उसको हम ये कह सकते हैं जो आपका गॉस का नियम है, वो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स और उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उसके बीच रिलेशन को बताता है, उसमें क्या संबंध है उस संबंध को बताता है। जैसे मान लेते हैं एक आवेश Q है और इस Q आवेश को घेरने वाला क्षेत्रफल ये आपका क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल से बद्ध फ्लक्स को हम फाई दिखा दे रहे हैं। तो इस फाई और इस Q में रिलेशन क्या होगा वो गॉस थ्योरम बताता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड बाय ए सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। यानी किसी सरफेस से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस सरफेस के द्वारा उस सरफेस से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी इस सरफेस से बद्ध फ्लक्स फाई है और इस सरफेस से घिरा आवेश Q है। तो गॉस थ्योरम से फाई इक्वल टू 1/ε0 गुना Q, यानी फाई इक्वल टू Q/ε0, ये आपका गॉस का प्रमेय है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स जो होता है वो उस बंद पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। तो इस तरह से आपका ये वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसको आप लोग देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। नेक्स्ट टर्म पे गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ प्रूफ हैं, अलग अलग सरफेस के लिए कितनी फ्लक्स की वैल्यू होगी उसका हम आपको डेरिवेशन बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।